हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सीए प्रतीक उदासी और आज हम करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन लॉ का थर्ड चैप्टर दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन। चलो, तो ये रिवीजन किस फॉर्मेट में होगा? सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ थोड़े बहुत एग्जांपल समझेंगे और उसके बाद वर्डिंग्स भी पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगी। चलो, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ एक्ट विच वाज फर्स्ट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर 1930 में इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के एक नए एक्ट का नाम दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कुछ प्रोविजंस को नए एक्ट में डाल दिया गया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले सारे प्रोविजंस होते थे जो सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को कवर करते थे। ठीक है, अब उनको निकाल के एक नए एक्ट में डाल दिया गया। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स आर फर्स्ट गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड दे आर आल्सो गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि पहले ये उसी का पार्ट था। तो सारे सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, उसके साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी उस पे लगते हैं। ठीक है, बट कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा मतलब अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और बोल रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो हम क्या प्रिवेल करेगा? सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, यानी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं वो पहले अप्लाई करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस बाद में अप्लाई करेंगे। यानी जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां सोगा शैल प्रिवेल ओवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलो, उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस में। डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले दी हुई डेफिनेशन बायर और सेलर की, सेक्शन 2 क्लॉज 1 बताता है बायर, बायर इज द पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड्स। ठीक है, बायर मतलब क्या? पर्सन हु बायज गुड्स और अग्रीज टू बाय गुड्स। ठीक है, तो जो बंदा आज गुड्स बाय कर रहा है या आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि कल बाय करूंगा, अग्रीज टू बाय गुड्स, यानी आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि कल यानी कोई भी फ्यूचर डेट पे बाय करूंगा, इसका मतलब वो क्या है? बायर है। सेलर क्या है? पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स, सेम जो आज सेल कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि कल या किसी फ्यूचर डेट पे मैं सेल करूंगा, उन दोनों को क्या बोला जाता है? बायर और सेलर। उसके बाद आ जाते हैं गुड्स की डेफिनेशन में। गुड्स क्या बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 7 बताता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड गुड्स नहीं है, लैंड गुड्स नहीं है यानी लैंड के सेल पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है, लैंड, फ्लैट, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। उसके बाद कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड की हुई है। क्या क्या इंक्लूड किया है? स्टॉक्स एंड शेयर्स, यानी कोई भी डिवेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी कंपनी के, वो क्या है? गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, उसके सेल परचेज पे गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड फ्रॉम लैंड बिफोर सेल, यानी कोई भी चीज जो लैंड से लगी हुई है, लैंड में चिपकी हुई है, क्रॉप्स हो, ग्रास हो या और कोई चीज हो, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसे सेल करने का, कैसे सेल करने का? सेल जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उस दिन पहले मैं उसके पहले मैं लैंड से वो चीज अलग कर लूंगा और फिर आपको सेल करूंगा। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो भी चीज लैंड से लगी हुई है वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आती है। ठीक है, अगर आपके पास फील्ड्स हैं, उसमें कुछ आम के फील्ड्स हैं, उसमें आम लगे हुए हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि पेड़ से आम तोड़ के मैं आपको बेचूंगा, तो आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, आज आम जो है पेड़ पे लगे हुए हैं, पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि बेचने से पहले पेड़ से अलग कर लूंगा, यानी लैंड से अलग कर लूंगा, इसका मतलब वो गुड्स है। पर अगर मैं बोल दूं ये आम पेड़ में लगे हुए हैं, मैं ये आपको पूरी की पूरी जमीन बेच दूंगा, जमीन भी आपकी, पेड़ भी आपका, आम भी आपका, तो फिर वो जमीन तो वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स में नहीं आई, पर वो लगा हुआ आम भी गुड्स नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सीवर्ड फ्रॉम लैंड बिफोर सेल। इसके बाद आता है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स आर कवर्ड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के गुड्स के डेफिनेशन में। ठीक है, इसका मतलब अगर आप पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी सेल करते हो, दैट इज इंटेंजिबल गुड्स को, उसके ट्रांजैक्शंस भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं? दो चीजें एक्सक्लूड की हुई, स्पेसिफिक क्या क्या एक्सक्लूड किया है? एक्शनेबल क्लेम्स एक्सक्लूड किए हैं और मनी इन सर्कुलेशन। मनी इन सर्कुलेशन यानी करेंसी मनी, करेंसी मनी, क्योंकि हम जब ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स मान रहे थे तो करेंसी मनी भी उसमें आ जाता था, इसलिए उसको अलग से एक्सक्लूड करना पड़ा लॉ में लिख के। ठीक है, वो बात तो ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स कैसे आया? एक्शनेबल क्लेम इज वन पर्सन हैज द लीगल राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम अनदर, अगर कोई भी लीगल राइट है पैसा रिसीव करने का या कुछ और रिसीव करने का, क्लेम है एक्शनेबल जिसके ऊपर कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है, तो वो क्लेम आप किसी को सेल नहीं कर सकते। यानी ए के पास राइट है कि बी से पैसा लिया जाए, उसके पास लीगल राइट है, तो वो ये राइट सी को नहीं बेच सकता, सी को बेच भी देगा तो वो सेल का ट्रांजेक्शन क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर नहीं होता। बेच सकता है, नहीं बेच सकता की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? गुड्स ओन्ड, पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस दिन मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, चाहे मैं आज बेचने वाला हूं चाहे 5 दिन बाद बेचने वाला हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहा हूं बेचने का, उस दिन अगर ये गुड्स मेरे पास हैं, यानी मैं सेलर हूं, ये माइक मेरे पास है, आज मेरे पास ये माइक एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स है।
जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब अगर सेलर के पास कोई गुड्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स के फर्दर 3 टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद क्या है, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस दिन मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस दिन वो गुड्स मेरे पास नहीं है, पर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल सेल होगा, यानी जिस दिन प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर होगी उस दिन क्या होगा, वो उस दिन गुड्स मेरे पास होंगे। यानी ये माइक आज मेरे पास नहीं है, आज मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये माइक आपको बेचूंगा। ठीक है, 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, 12 तारीख को जाकर मैं माइक खरीद कर लाया और 15 को मैंने सेल कर दिया। सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर किया था, 10 तारीख को, तब मेरे पास माइक था नहीं था। चलो मैं माइक मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 10 तारीख को मेरा मैन्युफैक्चर हुआ नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 15 तारीख को आपको 500 माइक बना के बेचूंगा। ठीक है, मैं सेलर हूं, तो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस दिन माइक बने हुए नहीं है, मैं 12-13 तारीख तक माइक बना लूंगा, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद में माइक मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर आपको 15 को बेच दूंगा, तो ये क्या कहलाते हैं, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होते हैं, ये भी फ्यूचर में एक्वायर होते हैं, बट ये एक्वायर या मैन्युफैक्चर सेलर कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। तो गुड्स हुज एक्विजिशन बाय सेलर डिपेंड्स ऑन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉन्टिजेंट गुड्स हुआ। इसका मतलब मैं 10 को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि अगर 12 तारीख को मैं माइक खरीद पाया, अगर मैं बिड में, मान लो ये माइक किसी बिडिंग में बेचा जा रहा है, बहुत हाई क्वालिटी माइक है, ठीक है, इसकी बिडिंग लग रही है, तो मैं बोल रहा हूं किसी बंदे को, मैं 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं 12 को बिड में जाऊंगा, अगर मैं बिड में माइक खरीद पाया तो मैं सेलर को, जो बायर है, उसको 15 तारीख को बेच दूंगा। तो इसमें कॉन्टिजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट 10 तारीख को किया, उस दिन मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, क्या 12 को मुझे माइक मिल जाएगा, 100% नहीं, अगर मैं बिड जीत गया तो मुझे माइक मिलेगा, और तो मिलेगा तो मैं आपको बेचूंगा, ऐसा मैंने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या है, कॉन्टिजेंट गुड्स है। अनसर्टेन इवेंट क्या हुआ, इसमें बिड में माइक मेरा जीतना। ऐसे अनसर्टेन इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो अच्छा, कॉन्टिजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स का सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल होता है। ठीक है, सेल नहीं होता, क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे कि वो दोनों क्या होता है। चलो इसके बाद आता है एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप्स क्या है, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड एंड असर्टेन्ड। स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड एंड असर्टेन्ड। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आइडेंटिफाइड यानी ये माइक मेरे पास पड़ा था, 10 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये माइक बेचूंगा। क्या ये माइक मेरे पास 10 तारीख को पड़ा है, जी हां पड़ा है। क्या मैं इसी माइक को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब इस सीरियल नंबर के माइक को, इस सीरियल नंबर के माइक को बेचूंगा, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पीस ऑफ प्रोडक्ट, जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट बिकने वाला है, वो जो गुड्स बिकने वाला है वो आइडेंटिफाई कर लो। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है उस दिन आइडेंटिफाई हो गया कि यही माइक का पीस दूंगा, तो मैं कल जाके कोई और माइक का पीस, सेम ब्रांड का, सेम मॉडल का नहीं दे सकता, क्योंकि इसी सीरियल नंबर यानी यही पीस मुझे देना है। ठीक है, वो हो गया गुड्स स्पेसिफिक गुड्स, यानी आइडेंटिफाइड, यानी कौन सा पीस बेचोगे वो आइडेंटिफाई कर लिया। कब कर लिया, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, यानी सेल कैसे करोगे, या तो मैं सैंपल दिखाऊंगा, देखो ये माइक मेरे पास है, इस माइक जैसा ही मैं आपको एक माइक बेचने वाला हूं, ये सैंपल है, ऐसा ही माइक मैं आपको बेचने वाला हूं। या तो मैं डिस्क्रिप्शन से सेल करूंगा कि देखो ग्रेनारो ब्रांड का माइक है, उसकी एचडी साउंड क्वालिटी होगी, उसका फलान फलान मॉडल है, उसमें इतना नॉइज कैंसलेशन आएगा, ये सारी स्पेसिफिकेशंस डिस्क्रिप्शन से मैं माइक सेल करूंगा। ये दो चीजों से मैं सेल नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करूंगा। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, जिस दिन सेल करना होगा उस दिन मैं एक्चुअल जो भी माइक डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है, तो ये क्या किया मैंने, गुड्स सैंपल से सेल किया या डिस्क्रिप्शन से सेल किया। एक्चुअल जो चीज मैं बेचने वाला हूं वो नहीं दिखाई मैंने उसका सैंपल दिखाया, फिर उसका एक प्रोडक्ट वैसा का वैसा लाके दे दिया, या मैंने डिस्क्राइब कर दिया और वैसा का वैसा प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल जब मुझे डिलीवरी दे दी तब मैंने दे दी। चलो अब तो यानी 10 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ऐसा आपको एक माइक देने वाला हूं मैं। ठीक है, ये मैंने सैंपल दिखाया आपको, 10 तारीख को मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, और एक्चुअल माइक कब देने वाला हूं मैं, 15 को, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो माइक कब आएगा मेरे पास, मान लो 10 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 12 तारीख को मैंने क्या किया, अपने स्टॉक से गया, एक माइक उठाया, मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, कि ये वाला जो माइक है इसको मैं, वो जो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल करने में ये वाला माइक का पीस यूज करने वाला हूं। मैंने पूरे लॉट में से एक पीस अलग करके रख लिया। यानी अनअसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं गुड्स को आइडेंटिफाई करके अलग कर देता हूं, यानी
व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, यानी अनसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद मैंने उसमें गुड्स अप्रोप्रिएट कर दिए कि ये वाले गुड्स ही मैं बेचूंगा, ये वाला पीस मैंने अलग से रख दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया असर्टेन गुड्स। यानी अनसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में जब आप बाद में आइडेंटिफायर अप्रोप्रिएट कर देते हो कोई भी क्या बोलते हैं गुड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसको क्या कहा जाता है, असर्टेन गुड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, और जब अनसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया तो वो क्या हो गया, असर्टेन गुड्स हो गया। चलो इसके बाद आता है क्या, डिलीवरी। चलो तो क्या डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी इज वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। इसका मतलब पोजेशन ट्रांसफर होता है सेलर से बायर को, और वो पोजेशन ट्रांसफर क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी सेल से अलग, सेल का एक पार्ट है पर कंप्लीट सेल नहीं है। ठीक है, डिलीवरी क्या है, सिर्फ पोजेशन सेलर से बायर को ट्रांसफर होना, उसको कहा जाता है डिलीवरी। क्या होना चाहिए, ये वॉलेंट्री होना चाहिए। इसका मतलब जबरदस्ती बायर सेलर के घर से उठा के ना ले जाए, या सेलर जबरदस्ती बायर के घर में गुड्स देकर ना आए। वॉलेंट्री होना चाहिए सेलर के लिए भी बायर के लिए भी। सेलर अपनी मर्जी से पोजेशन दे रहा हो, बायर अपनी मर्जी से पोजेशन ले रहा हो, उसे कहा जाता है डिलीवरी। चलो, एनीथिंग विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ डिलीवरी, यानी कोई भी ऐसा काम कर दो आप जिससे क्या हो जाए, ये इफेक्ट आ जाए कि गुड्स अब बायर के पोजेशन में चले गए हैं, इसका मतलब क्या कहलाएगा, आपने डिलीवरी कर दी है, कोई भी ऐसा एक्ट हो। चलो ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला एक्चुअल डिलीवरी, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड आता है सिंबलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, फिजिकल गुड्स का पोजेशन सेलर से बायर के पास जाता है। क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ फिजिकली फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी मैं ये गुड्स उठाकर जाकर बायर को दे आया, फिजिकल गुड्स उठाकर बायर को दे आया, वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, जो एक्चुअल पोजेशन है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, फिर भी डिलीवरी मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, मान लो वेयर हाउस में मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वेयर हाउस में मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, मैं सेलर हूं, मैंने वो गुड्स का सेल कर दिया बायर को। बायर को क्या बोल दिया, मैं तुम्हें ये गुड्स बेच रहा हूं। मैंने वेयर हाउस से गुड्स उठाकर उसको नहीं दिए, मैंने क्या बोला, मैं वेयर हाउस वाले को बोल देता हूं कि वो गुड्स तुम्हारे बिहाफ पर होल्ड करेगा। तो मैंने क्या बोला, वेयर हाउस वाले को बोल दिया कि अब से वो गुड्स मेरे नहीं है, अब वो गुड्स तुम इस फलान, मतलब जो बायर है उसके नाम से होल्ड करो, अब वो गुड्स उसके, अगर वो आए तो उसको दे देना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक्चुअल पोजीशन किसके पास था, वेयर हाउस वाले के पास। क्या वो पोजीशन एक्चुअल चेंज हुआ, नहीं हुआ, पर क्या अभी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन चेंज हो गया, यानी अब क्या वो गुड्स पे मेरा राइट है, नहीं, अब वो मैंने बोल दिया है, अब वो गुड्स पे राइट बायर का है, तो गुड्स के ऊपर राइट किसका है, वो बदल गया, पर एक्चुअल पोजीशन नहीं बदला, तो उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स एक्नॉलेज टू बायर दैट ही होल्ड्स गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यानी जो वेयर हाउस वाला होता है वो क्या होता है, बायर को कॉल करके बोल देगा, वेयर हाउस वाला यानी कोई भी थर्ड पर्सन जिसके पास पोजेशन हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है वेयर हाउस वाला ही होना चाहिए, एग्जांपल लिया है हमने। तो वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस वाले ने क्या किया, बायर को कॉल करके बोल दिया कि आपने गुड्स खरीदे हैं, मैं आज से वो गुड्स आपके बिहाफ पर होल्ड करता हूं। तो अब बायर को होगा क्या कि अब वो गुड्स मेरे हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। थर्ड क्या आता है, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी ऑफ समथिंग एज अ टोकन फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कुछ भी चीज डिलीवर की जाए, एक्चुअल गुड्स की जगह कुछ और चीज डिलीवर की जाए, वो कुछ और चीज क्या हो, सिंबल हो पूरे गुड्स की डिलीवरी का, कुछ और चीज सिंबल हो गुड्स, पूरे गुड्स की डिलीवरी का। अब वो समथिंग क्या है, समथिंग क्या है, जो टोकन की तरह आप डिलीवर कर रहे हो, आप टोकन की तरह डिलीवर कर रहे हो, उस टोकन या की डिलीवरी की यानी पूरे गुड्स की डिलीवरी कर दी। वो समथिंग क्या है, समथिंग होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, एनीथिंग विच होल्ड्स अनकंडीशनल राइट ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर राइट हो कि गुड्स के ऊपर पोजेशन मिलेगा उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करने से, या गुड्स के ऊपर कंट्रोल मिलेगा उस डॉक्यूमेंट को होल्ड करने से, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और वही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को आप एज अ टोकन ट्रांसफर करते हो फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट। आपने रेलवे रिसीट गुड्स बेच दी और उसको रेलवे रिसीट दे दी, अब वो रेलवे रिसीट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो रेलवे रिसीट ले जाके वो रेलवे अथॉरिटी से गुड्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया, टोकन ट्रांसफर किया, और टोकन को ट्रांसफर करने में इफेक्ट क्या है, आपने पूरे गुड्स की डिलीवरी कर दी, पूरे गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी यानी जो लैंड प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहां पे अगर वर्ड प्रॉपर्टी यूज होगा, इसका मतलब क्या होगा,
ओनरशिप ऑफ गुड्स या जनरल प्रॉपर्टी। अब जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरल प्रॉपर्टी यानी गुड्स की ओनरशिप के सारे राइट्स किसी एक बंदे के पास हैं, इसका मतलब उसके पास जनरल प्रॉपर्टी है। मिस्टर ए हैज जनरल प्रॉपर्टी ओवर दैट बाइक, यानी ए के पास सारे ओनरशिप राइट्स है उस बाइक के। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? गुड्स के ऊपर कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं किसी एक इंसान के। मान लो तुम्हारे पास कुछ सोना है, वो सोना तुमने किसी को गिरवी, किसी के पास प्लेज रख दिया, यानी पौनी के पास प्लेज रख दिया, तुम पौनर हो, तुमने प्लेज पे गुड्स रखे और बदले में लोन ले लिया। अब 1 करोड़ का सोना है, तुमने 90 लाख का लोन लिया। जिसने गुड्स गिरवी रखे हैं अपने पास, यानी जो सोनार है, यानी उसको क्या बोलेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में? पौनी। ठीक है, तुमने उसके पास गुड्स प्लेज किया है। पौनी के पास क्या राइट होता है? पौनी के पास राइट ओवर द गुड्स होता है, राइट टू होल्ड द गुड्स until his debt is satisfied, यानी उसके वो जब तक 90 लाख रुपीस नहीं मिलते तब तक उसके पास राइट है वो गुड्स होल्ड करने के। तो उसके पास पूरे ओनरशिप राइट्स नहीं है, उसके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं। वो स्पेशल राइट्स क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? उस गुड्स को होल्ड करना जब तक उसका डेट सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तो वो कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी। यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर प्रॉपर्टी वर्ड यूज होगा तो आप क्या समझोगे? जनरल प्रॉपर्टी। आप स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं समझना, आप समझ जाना प्रॉपर्टी बोल रहा है इसका मतलब जनरल प्रॉपर्टी बोल रहा है। जनरल प्रॉपर्टी यानी सारे ओनरशिप राइट्स मेरे पास हैं, मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी यानी सारे ओनरशिप राइट्स मेरे पास हैं। इसके बाद क्या आता है? सेक्शन 4 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के उसमें पूरा दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, बताया मैं तुम्हें। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम सेलर टू बायर अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो उसको क्या कहा जाता है? सेल। जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यहां पे आएगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। यानी आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं ये माइक आपको बेचूंगा, जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसी दिन मैं माइक की ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये सेल कहलाएगी। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। यानी 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं 15 तारीख को ये माइक आपको बेच दूंगा, उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, पैसा जब भी आप दोगे। ठीक है, पैसा मैंने लिख दिया, मान लो 15 को ही दोगे, तो इसमें क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? सेल का 10 तारीख को, पर प्रॉपर्टी ओनरशिप गुड्स की कब ट्रांसफर हो रही है? 15 तारीख को। तो ये क्या हो गया? ये एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। ठीक है, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो क्या कहलाएगा? सेल। और जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है और प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी तो क्या कहलाएगा? वो एग्रीमेंट टू सेल। सॉरी, चलो, एग्रीमेंट टू सेल, जो एग्रीमेंट टू सेल है यानी मैं फ्यूचर में किसी डेट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला हूं, वो सेल बन जाता है। कब? जब कंडीशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज फुलफिल्ड, यानी जिस दिन जो भी कंडीशंस बची होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर यानी ओनरशिप ट्रांसफर करने पे वो फुलफिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो एग्रीमेंट टू सेल, अब एग्रीमेंट टू सेल नहीं रह जाएगा, वो क्या कहला जाएगा? सेल कहला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो चुकी है तो वो क्या कहलाएगा? अब सेल कहलाएगा। चलो, अब सेक्शन 5 क्या बोलता है? मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन का 5 क्या बोलता है? सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। चलो सेल हटाओ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है वो पता है ना तुम्हें? एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसका मतलब क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। चलो, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो यहां भी यही होगा, या तो सेलर या तो बायर, दोनों में से एक बंदा ऑफर करेगा अनदर को। क्या करेगा? अनदर को ऑफर कि क्या तुम मेरे गुड्स खरीदोगे, या दूसरा की क्या कि ये गुड्स तुम मुझे बेचोगे। ये ऑफर क्या करेगा? सेलर या बायर अदर पर्सन को ऑफर करेगा। तो सामने वाला होगा वो भी या तो बायर होगा या तो सेलर होगा, वो अग्री कर लेगा कि मैं तुम्हें ये गुड्स बेचूंगा। अगर वो सेलर है सामने वाला तो वो क्या अग्री करेगा? मैं ये तुम्हें गुड्स बेचूंगा, तो ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही अगर वो अग्री कर ले कि मैं ये गुड्स तुमसे खरीदूंगा, मान लो वो बायर है, उसको सेलर ने ऑफर किया, तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बाय करने का, मतलब हाँ ठीक है मैं ये गुड्स तुमसे खरीदूंगा, बात खत्म। चलो, इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। अब बोलता है डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर गुड्स। क्या बोलता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर गुड्स। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी क्या है? गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करना। पेमेंट क्या है? गुड्स के पोजीशन ट्रांसफर, यानी गुड्स बेचने के बदले जो पैसा मिला वो क्या होता है? कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स। इसमें क्या बोलता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर गुड्स मे बी मेड टुगेदर और एट डिफरेंट टाइम्स, यानी डिलीवरी जो है और जो गुड्स के लिए पेमेंट है
वो या तो साथ में हो सकती है, जब डिलीवरी दिया तभी पेमेंट किया, ठीक है, या एट डिफरेंट टाइम, डिलीवरी अलग टाइम पे हो रही है, पेमेंट अलग टाइम पे हो रही है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद सॉरी चलो, डिलीवरी और पेमेंट दोनों अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकता है। कब हो सकते हैं डिलीवरी और पेमेंट दोनों? या तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है इमीडिएट पेमेंट कर दो या इमीडिएट डिलीवरी कर दो, हो सकता है, ठीक है, या किसी लेटर डेट पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आज किया और डिलीवरी 5 दिन बाद होगी, या कॉन्ट्रैक्ट आज किया और पेमेंट 5 दिन बाद होगी, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में हो सकता है कि आज 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, अगले 5 हफ्तों में 5 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी, और आज 10 तारीख को मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और अगले 5 हफ्तों में 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगी, डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी और पेमेंट या तो साथ में हो सकता है या तो अलग अलग हो सकता है। कब कब हो सकता है दोनों, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त हो जाए, या तो किसी फ्यूचर डेट पे हो, या तो इंस्टॉलमेंट्स में हो, तीनों चीजें अलाउड है, ठीक है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है कि 10 तारीख को मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं, उस दिन पेमेंट हो गई, अगले 5 दिन में इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके डिलीवरी आ जाएगा। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आज की आज मैंने पूरी पेमेंट ले ली और मैं 5 दिन बाद पूरी पूरी डिलीवरी दे दूंगा। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज पूरी डिलीवरी कर दी, 5 दिन बाद पेमेंट हो जाएगी। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज पूरी डिलीवरी दे दी गुड्स की, और अगले 10 दिन में इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट आ जाएगा। ये सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। चलो अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन और प्राइस फॉर गुड्स। कंसिडरेशन यानी जो गुड्स के बदले में पैसा मिलता है वो कंसिडरेशन है, वो तो ठीक है। अब कंसिडरेशन फॉर गुड्स कैसे कैसे हो सकता है, कंसिडरेशन और प्राइस फॉर गुड्स कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले कंसिडरेशन में भी होली इन मनी, यानी ये माइक है, ये 1000 रुपए का माइक है, ठीक है, मान लो ये माइक 1000 रुपए का है। ये माइक या तो पूरा का पूरा कैश में 1000 रुपए इस माइक के बदले दिए जाए, ये क्या है, कंसिडरेशन होली इन मनी, या इस माइक के बदले कुछ कंसिडरेशन कैश में दिया जाए, यानी मनी में दिया जाए, कुछ काइंड में दिया जाए। तो इस माइक के बदले मैंने क्या बोला, इस माइक के बदले मुझे 10 कुरकुरे के पैकेट दे दो और बाकी 900 रुपए कैश दे दो, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टली इन काइंड, पार्टली इन काइंड, पार्टली इन मनी, ये कंसिडरेशन भी वैलिड है। पर अगर मैं बोलूं ये 1000 रुपए का माइक है, इसके बदले मुझे 100 कुरकुरे के पैकेट्स दे दो, ठीक है, 10 रुपए वाले, तो प्राइस तो पे हो जाता है, बट क्या इससे इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा? नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन और प्राइस फॉर गुड्स कैन नॉट बी होली इन काइंड, यानी एक गुड्स के बदले जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो होली इन काइंड नहीं हो सकता, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वैलिड नहीं है। तो कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, या तो मनी में हो, या तो मनी प्लस गुड्स यानी मनी प्लस काइंड में हो, बट होली इन काइंड अलाउड नहीं है। चलो डैमेज ऑफ गुड्स बिफोर सेल, अब ये एक बात समझते हैं, डैमेज ऑफ गुड्स बिफोर सेल क्या होता है। क्या बोलता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया स्पेसिफिक गुड्स सेल करने का, स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस दिन गुड्स आइडेंटिफाइड है कि यही गुड्स बेचे जाएंगे, चाहे फिर प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर हो रही है 5 दिन बाद ट्रांसफर हो रही है, पर यही गुड बेचा जाएगा, ठीक है। चलो ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सेलर ने कि मैं ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आज ही ये बेचा जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 7 देखते हैं, उसमें क्या बोलता है, प्रॉपर्टी इज टू पास व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो आज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मेरे पास ग्रेनारो का जो माइक है वो मैं आज बेचूंगा। चलो माइक नहीं लेते, मैं चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मैं बाइक ले रहा हूं, ठीक है। तो एक बंदा है मिस्टर एक्स, वो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं अपनी बाइक बेचूंगा। सेक्शन 7 में आते हैं, वो क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है, बाइक आइडेंटिफाइड है, वही वाली बाइक बेची जाएगी, ठीक है, बुलेट बाइक है, वही बाइक बेची जाएगी। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मिस्टर वाई के साथ, एक्स सेलर है, वाई बायर है। चलो तो एक्स क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वाई के साथ कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा, यानी बाइक बेचूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, आज जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी दिन प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, तो सेक्शन 7 में आ जाता है। तो प्रॉपर्टी इज टू पास व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड इनटू, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल क्या है, स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। गुड्स आर डैमेज बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बट सेलर हैज नो नॉलेज ऑफ डैमेज। क्या बोलता है, गुड्स आर डैमेज बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बट सेलर हैज नो नॉलेज ऑफ डैमेज, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसी वक्त प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होनी है, उसी वक्त गुड्स जो है उसके पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो बोले गुड्स पहले डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो सेल कैसे कर रहा है, सेल ऐसे कर रहा है कि सेलर को पता ही नहीं है गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सेलर आज अपने घर पे बैठ के वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचता हूं, अभी के अभी क्या हो सकता है, तुम्हें पोजेशन, वो मैं क्या बोलता हूं, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, अभी के अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। बोले बाइक कहां है, बाइक मेरे पुराने वाले घर पे रखी है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेलर को ये नहीं पता था कि एक दिन पहले रात को बिजली कड़कने में वो बाइक जल के
खाक हो चुकी है, सेलर को नहीं पता था, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये क्या है, वॉइड है। अगर एक्स वाई के साथ 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें अपनी बाइक बेच रहा हूं, वो बाइक मेरे पुराने घर पे पड़ी हुई है और मैं ओनरशिप भी अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो रहा है तभी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, और जो गुड्स है वो डैमेज हो चुके हैं, कब, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, यानी 9 तारीख की रात को ही बिजली कड़की, वो गुड्स डैमेज हो चुके थे, पर सेलर को नहीं पता था डैमेज हो चुके थे, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया क्योंकि उसको पता नहीं था। तो क्या सेलर की कोई गलती है? नहीं। बायर ने खरीदा, उसकी कोई गलती है? नहीं। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा, बायर भी इन्फोर्स नहीं कर सकता वो कॉन्ट्रैक्ट, सेलर भी इन्फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका, स्पेसिफिक गुड्स का है, गुड्स आइडेंटिफाइड है, बट जो प्रॉपर्टी है सेक्शन 8 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी टू बी पास्ड टू बायर एट सम लेटर डेट। तो 10 तारीख को गुड्स मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का, वो क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि फ्यूचर डेट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो तो ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिफोर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर, यानी 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 15 तारीख को मैं प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप देने वाला हूं, तो 15 तारीख से पहले कभी भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, 15 तारीख से पहले कभी भी, मान लो 13 तारीख रात को बिजली कड़की और बाइक जल गई, 10 को कॉन्ट्रैक्ट किया था, 15 को मैं बाइक की ओनरशिप दूंगा, तुमसे पैसा ले लूंगा, ठीक है, और 13 तारीख को ही बिजली कड़की और बाइक जल के खाक हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। इसमें क्या बोलता है, गुड्स और डैमेज और पेरिश्ड बिफोर प्रॉपर्टी पासेस टू बायर, डैमेज हो या पेरिश यानी सड़ जाए, आम बेच रहे थे सड़ गए, चलो, तो बिफोर प्रॉपर्टी पासेस टू बायर विदाउट फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, बिजली कड़कने में बायर और सेलर किसी का भी फॉल्ट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बायर और सेलर दोनों का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसमें, गुड्स के डिस्ट्रॉय होने में, डैमेज होने में या पेरिश होने में, अगर उन दोनों का कोई भी फॉल्ट नहीं है फिर भी प्रॉपर्टी पास होने से पहले गुड्स डैमेज हो जाते हैं, सेल नहीं हो पाएंगे, तो उन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वॉइड कर दिया जाएगा। यानी 15 तारीख को अगर मिस्टर वाई बायर आए और वो बोले कि तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब तुम्हें मुझे बाइक बेचनी ही पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रोविजन से वॉइड हो गया है। वाई आके इन्फोर्स नहीं कर सकता कि अब मुझे बाइक बेचो ही, क्योंकि बाइक अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई है, लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। समझ में आया? चलो, इसके बाद बोलता है प्राइस। प्राइस क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 डिफाइन करता है व्हाट इज प्राइस। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या डिफाइंड है, प्राइस इज मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस इज व्हाट, मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। सेक्शन 9 बताता है, क्या बताता है कि प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फर्स्ट फिक्स्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त मैं फिक्स कर दूं कि मैं ये बाइक तुम्हें बेच रहा हूं, कितने की बेच रहा हूं, 1 लाख की बेच रहा हूं, तो ये फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा, फिक्स्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूं कि ये बाइक कैसे, इस बाइक की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा हूं तब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस डिटरमाइन नहीं की, पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, तो ये क्या है, सेकंड टाइप ऑफ, सेकंड मेथड है प्राइस डिटरमाइन करने का, ठीक है। थर्ड क्या है, डिटरमाइन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, उन पार्टीज की रेगुलर जो डीलिंग्स होती हैं उनमें जो नॉर्मली जैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं वैसे ही डिटरमाइन किया जाए, कि पिछले 10 साल से हम सेल और परचेज आपस में कर रहे हैं, जब मैं तुम्हें सेल करता हूं, तुम जिस प्राइस में आगे फर्दर सेल करते हो उस प्राइस का 90% ओरिजिनल सेलर को दे देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, 10 साल से कोर्स ऑफ डीलिंग्स ऐसी चली आ रही थी, तो 11वें साल में जो सेल की उसको भी ऐसे ही डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि उनके कोर्स ऑफ डीलिंग से अपने आप डिटरमाइन हो रहा है कि क्या प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, ठीक है। सेकंड वाला क्या पढ़ा था हमने, फिक्स्ड इन मैनर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। इसका एग्जांपल क्या है कि मैं मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं वैल्यूअर से वैल्यू करवाऊंगा, जो बायर है वो वैल्यूअर से वैल्यू करवाएगा, और वैल्यूअर वैल्यू करके जो वैल्यू बताएगा वो सेलर को भेज दी जाएगी। यानी प्राइस कैसे फिक्स हो रहा है, मैनर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मैनर दिया हुआ है, वैल्यूअर वैल्यू करेगा, वैल्यूअर वैल्यू करेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी वैल्यूअर वैल्यू करेगा। अब सेक्शन 10 इसी के बारे में बताता है। सेक्शन 10 क्या बताता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है किस मैनर में प्राइस डिटरमाइन होगा, और मैनर में क्या लिखा कि थर्ड पार्टी वैल्यूअर वैल्यू करेगा गुड्स की, अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो क्या क्या उसके रेपरकशंस है। सबसे पहला, अगर वो थर्ड पार्टी वैल्यूअर वैल्यू करने से मना कर दे, किसी भी रीजन से वो वैल्यूएशन ना करे, तो वो जो एग्रीमेंट टू सेल वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी वैल्यूअर वैल्यू ना करे तो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं होगा।
नहीं होगा यानी उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर जो वैल्यूअर है वो प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, अगर वैल्यूअर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, अगर बायर या सेलर किसी एक की गलती से वैल्यूअर वैल्यू नहीं कर पा रहा गुड्स की, कोई भी गलती हो, जिसकी गलती है वो अदर पार्टी को क्या करेगा, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना परफॉर्म होने की वजह से जो उसको लॉस हो रहा है वो डैमेजेस भर के देगा। कौन करेगा, पार्टी इन डिफॉल्ट। अगर सेलर की गलती से वैल्यू नहीं कर पाया वैल्यूअर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं परफॉर्म हो पाया, तो सेलर क्या करेगा, अपनी गलती की वजह से हुआ तो वो बायर को नुकसान भर के देगा, यानी वो डैमेजेस भर के देगा। तो पार्टी एट फॉल्ट इज लायबल टू पे डैमेजेस टू अदर पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, बायर ऑब्टेन्ड पोजेशन एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स एंड एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। एग्रीमेंट कैसे वॉइड हुआ, जो वैल्यूअर था वो वैल्यूएशन नहीं करेगा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, पर वो वैल्यूअर वैल्यूएशन करना मना किया, उसके पहले बायर ने क्या किया था, गुड्स का पोजेशन ले लिया था, प्राइस बाकी था पर वैल्यूअर ने वैल्यू नहीं किया। अब बायर ने पोजेशन ले लिया है, अब वो अगर बायर ने पोजेशन ले लिया है तो अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो पोजेशन लौटा दे, वापस गुड्स वापस कर दे, पर बायर ने पोजेशन लेने के साथ साथ गुड्स एप्रोप्रिएट भी कर दे है, यानी किसी यूज में लगा भी दिए है, अब वो गुड्स लौटा नहीं सकता और यूज भी हो गए गुड्स। अब वैल्यूअर वैल्यू कर नहीं रहा तो क्या कुछ पे नहीं किया जाएगा सेलर को, नहीं। यहां कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अगर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, यहां लॉ बोलता है कि अगर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है पर बायर ने पोजेशन ले लिया है वॉइड होने से पहले, उसने पोजेशन लेके गुड्स को कहीं अप्रोप्रिएट यानी यूज में भी लगा दिया है, तो बायर को कुछ रीजनेबल प्राइस जो गुड्स का बनेगा वो सेलर को देना पड़ेगा। बायर को गुड्स का रीजनेबल प्राइस सेलर को पे करना पड़ेगा। बायर शेल पे रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स टू सेलर। अब वो रीजनेबल प्राइस हर केस टू केस में डिपेंड करेगा क्या होगा। चलो, तो हमने यूनिट 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट की पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 दैट इज कंडीशन एंड वारंटी। चलो बाय बाय गाइस, गुड डे।